नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीए में इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। वो प्रश्न है आर्यभट्ट का जीवनी और उनका उपलब्धियां का वर्णन करें। आर्यभट्ट का जीवनी और उनका उपलब्धियां का वर्णन करें। उत्तर, सबसे पहले हम इसका परिचय को समझते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी और वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय गणित का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शून्य का प्रयोग, पृथ्वी की घूर्णन की पुष्टि और त्रिकोणमिति का सूत्र शामिल है, जिनका प्रभाव आज भी विज्ञान की दुनिया में महसूस किया जाता है। जो आर्यभट्ट थे प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री तथा ज्योतिषी और वैज्ञानिक भी थे। उन्हें भारतीय गणित का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी खोज की है, जिनमें शून्य का प्रयोग, पृथ्वी के घूर्णन की पुष्टि और त्रिकोणमिति का सूत्र भी शामिल है, जिनका प्रभाव आज भी विज्ञान की दुनिया में महसूस किया जाता है। अब परिचय के बाद हम आर्यभट्ट की जीवनी को देखते हैं। आर्यभट्ट की जीवनी। इनका जन्म 476 ईस्वी में वर्तमान बिहार, जिस प्राचीन काल में पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा से जाना जाता था, वर्तमान बिहार, तो इसका जन्म 476 ईस्वी में वर्तमान बिहार में हुआ था। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र, पटना और नालंदा में रहकर उच्च शिक्षा और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी लगभग 427 ईस्वी में किया था। देखिए, इनका जन्म जो है 476 ईस्वी में वर्तमान बिहार, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था, तो वर्तमान बिहार में हुआ था। और महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने कुसुमपुरा और नालंदा में रहकर उच्च शिक्षा और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। कहाँ पे? कुसुमपुरा और नालंदा में रहकर उच्च शिक्षा और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी लगभग 427 ईस्वी में किया था। फिर आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में ही अपना प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्ट लिखा। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष के आयु में ही अपना एक प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा है। इनका मृत्यु 550 ईस्वी में हुआ। जो आर्यभट्ट था, इनका मृत्यु जो हुआ 550 ईस्वी में हुआ। अभी इसका जीवनी को आप समझ गए। आप देखते हैं इनका योगदान कि इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान दिया है, किस तरह से। पहला में है कि गणित के क्षेत्र में योगदान, दूसरा में है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। गणित के क्षेत्र में योगदान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। अब सबसे पहले समझते हैं गणित के क्षेत्र में योगदान। पहला, पाई का मान और शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली, त्रिकोणमिति, बीजगणित और ज्यामिति। देखिए, पाई का मान, शून्य का अवधारणा, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति और बीजगणित और ज्यामिति। अब इस पॉइंट को हम लोग एक एक करके आगे डिटेल से समझते हैं। पाई का मान, उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के लिए पाई का मान लगभग 3.1416 बताया है कि उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के लिए पाई का मान लगभग 3.1416 बताया है, जो कि उस समय के गणनाओं में सबसे सटीक मान था। जो कि उस समय के गणनाओं में सबसे सटीक मान था। यह है पाई का मान, ऐसा कुछ लिखा जाता है पाई। अब देखते हैं दूसरा में शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली, यद्यपि इस शून्य का उपयोग पहले से ही होता था, जो शून्य का उपयोग पहले से ही होता था, लेकिन इसे एक अंक के रूप में मान्यता देने और दशमलव संख्या प्रणाली को विकसित करने में उनका अतुलनीय योगदान है ना। यद्यपि जो है कि ये शून्य का उपयोग पहले से ही होता था, लेकिन इसे एक अंक के रूप में मान्यता देने और दशमलव संख्या प्रणाली को विकसित करने में उनका अतुलनीय योगदान है। किसका? आर्यभट्ट का।
आप देखते हैं त्रिकोणमिति। तीसरा में है त्रिकोणमिति। उन्होंने जया, साइन, कोजया, कोसाइन का सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने जया और कोजया का सिद्धांत दिए हैं और त्रिकोणमितीय सारणियों, साइन टेबल्स की रचना की है, जिसने खगोलीय दूरी नापने में मदद की है ना। कि उन्होंने जया और कोजया का सिद्धांत दिए और त्रिकोणमितीय सारणियों की रचना की है, जिसने खगोलीय दूरी को नापने में मदद की है, त्रिकोणमिति में आता है। अब चौथा में है बीज गणित, ज्यामिति। अब अंक गणित भी आता है इसमें, बीज गणित और ज्यामिति। उन्होंने बीज गणित के कई महत्वपूर्ण सूत्र जैसे वर्गों, घनों के योग निकालने के नियम और ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के तरीके खोजे हैं। उन्होंने बीज गणित के कई महत्वपूर्ण सूत्र जैसे वर्गों और घनों के योग को निकालने के नियम और ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के तरीके खोजे हैं। ये है गणित के क्षेत्र में योगदान। आप आगे देखते हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। खगोल विज्ञान में योगदान, पहला है पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य केंद्रीय मॉडल और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण और ग्रहों की गति। पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य केंद्रीय मॉडल और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण और ग्रहों की गति। अब इसको हम एक एक करके इसको डिटेल से समझते हैं। पहला, पृथ्वी का घूर्णन। कोपरनिकस से सदियों पहले आर्यभट्ट ने यही खोज की थी। कोपरनिकस से सदियों पहले आर्यभट्ट ने यही खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर नहीं है, बल्कि वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है ना। कोपरनिकस ने भी जो है पृथ्वी को घूर्णन गति का खोज किया था, है ना। इसे सदियों पहले आर्यभट्ट ने यही खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थित नहीं है, बल्कि वो अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। यह है पृथ्वी का घूर्णन। अब दूसरा में है सूर्य केंद्रीय मॉडल। सूर्य केंद्रीय मॉडल, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, उन्होंने बताया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब तीसरा नंबर में है ग्रहण का वैज्ञानिक कारण। ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, उन्होंने राहु केतु के पौराणिक धारणाओं को नकारते हुए बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी और चंद्रमा की छाया एक दूसरे पर पड़ती है। उन्होंने बताया कि राहु और केतु के पौराणिक धारणाओं को नकारते हुए कहा कि सूर्य और चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी और चंद्रमा की छाया एक दूसरे पर पड़ती है। अब चौथा में है ग्रहों की गति। ग्रहों की गति, उन्होंने ग्रहों की गति और उनकी स्थिति का अध्ययन किया तथा खगोलीय अध्ययनों को अधिक वैज्ञानिक बनाया, है ना। ये उन्होंने ग्रहों की गति और उनकी स्थिति का अध्ययन किया और खगोलीय अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाया। इसमें है ग्रहों की गति में। अब आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा रचित उनकी प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है, आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत। आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत, सबसे पहले हम समझते हैं आर्यभट्टीय। यह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनका रचना 499 ईस्वी में की थी। यह उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनका रचना 499 ईस्वी में की थी। इसे चार भागों में बांटा गया है, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के विस्तार से वर्णन है ना। चार भागों में बांटा गया है, जिसमें अंक गणित है, बीज गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। किसमें? आर्यभट्टीय में। और दूसरा में है आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत में क्या है? यह खगोलीय गणनाओं और यंत्रों का पर आधारित उनका दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। यह खगोलीय गणनाओं और यंत्रों पर आधारित उनका प्रमुख दूसरा ग्रंथ है। अब आर्यभट्ट का महत्व, आर्यभट्ट के योगदानों का महत्व। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। आर्यभट्ट ने भारतीय गणित और खगोल विज्ञान को नई दिशा दी। दूसरा में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। उनके सिद्धांतों का प्रभाव और यूरोपीय विद्वानों पर भी पड़ा। उनके सिद्धांतों का प्रभाव अरब और यूरोपीय विद्वानों पर भी पड़ा। यहाँ पे अरब होगा, अरब और यूरोपीय विद्वानों पर भी पड़ा। आधुनिक गणित और खगोल विज्ञान की नींव मजबूत हुई। आधुनिक गणित और खगोल विज्ञान की नींव मजबूत हुई। अब आर्यभट्ट की प्रमुख उपलब्धियां। आर्यभट्ट की प्रमुख उपलब्धियां, भारत में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। भारत में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। फिर अरब विद्वानों ने उनके ग्रंथों का अनुवाद किया।
अरब विद्वानों ने उनके ग्रंथों का अनुवाद किया। फिर यूरोप में भी उनके गणितीय सिद्धांत का प्रसिद्ध हुए। यूरोप में भी उनके गणितीय सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। आज भी उनके नाम पर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट रखा गया है। आज भी उनके नाम पर भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट रखा गया है। आप आगे निष्कर्ष में, उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट ने इन अभूतपूर्व आविष्कारों और सिद्धांतों ने न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और गणितीय विकास की नींव रखी है ना। उनके कार्यों के बाद में अरब देशों और यूरोप में भी अनुवाद किया है। उनके सम्मान में ही स्वतंत्र भारत के पहले उपग्रह 1975 का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। उपर्युक्त बातों से यही स्पष्ट होता है जो आर्यभट्ट ने कि इन अभूतपूर्व आविष्कारों और सिद्धांतों ने न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और गणितीय विकास की नींव रखी है।